अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। Welcome in the online class of medical microbiology, and as per our routine, dear students, if you have any questions, query regarding previous lectures, you can ask those questions. जी प्लीज आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें टॉपिक पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेफिलोकोकस और ये जी बच्चों, कोई सवाल? नाश्ता वाश्ता कर लिया आप लोगों ने? सर रोजा रखा है। यस सर, रोजा रखा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा दे, बरकत करे अल्लाह ताला। राइट, मैं चाहूँगा कि कोई एक स्टूडेंट प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है उसको ज़रा विद इन फ्यू मिनट्स सम अप कर दे, ताकि हम वहाँ से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें। तहरीम फातिमा, तहरीम बेटे, आर यू अवेलेबल? यस, आप ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं जो हमने पढ़ा था। सर कल हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टेफालोकोकस ओरियस को, और उसकी सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। उसकी मॉर्फोलॉजी को हमने समराइज किया था एज अ ग्राम एंड इट फॉर्म। उसके बाद फिर उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, जो कि वो कैप्सुलेटेड था और कुछ अनकैप्सुलेटेड। एक बात यस जो तहरीम ने हमें बताई कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस ग्राम पास्टर कॉक्साई अरेंज इन क्लस्टर्स, और जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स हैं वो डिजीज काज करते हैं। शाबाश, ये एक वन की पॉइंट हो गया। सेकंड की पॉइंट, हैबिटेट अब हमने इनकी बतानी है। ये ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, और या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है। राइट। सेकंड जो और बात इसकी वेट, तहरीम बेटे वेट करो। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे नेचुरली प्रेजेंट है, और जब इसे अपॉर्चुनिटी मिले देन डिजीज काज करता है। और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा डिजीज ये उन लोगों में काज करता है हु आर अंडर इम्यूनो सुप्रेशन। यही रीज़न है कि हॉस्पिटल में एडमिटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इसके डिजीज काज करने का रेट ज़्यादा है। दैट वाज सेकंड पॉइंट। थैंक यू तहरीम, थैंक यू बेटे। थर्ड पॉइंट ओके जी तहरीम, आप अपना माइक ऑफ करें, थर्ड किसी और से पूछते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। रुबाब शरीफ, रुबाब बेटे यस आप सर। अवेलेबल हैं? थैंक यू थैंक यू। राइट जी, अब जब ये स्टेफ और यस हमारे इननेट सिस्टम को ब्रेक करके और इम्यूनो सुप्रेशन भी प्रेजेंट हो, देन ये ग्रो करता है, और ड्यूरिंग ग्रोथ जी टॉक्सिन सर। बनाता है और एंजाइम्स बनाता है। लास्ट टाइम हमने इसके टॉक्सिन्स को डिस्कस किया था, तो कैन यू लेट अस नो few toxins of Staphylococcus aureus? जी रुबाब बेटे। यस सर। सर इसमें हमने 5 टॉक्सिन्स पढ़े थे। सबसे पहले जो है वो हमने हिमोलाइसिन पढ़ा था, जो कि रेड ब्लड सेल की लाइसिस कराता है। उसके बाद ग्लूकोसाइडिन पढ़ा था। यस हिमोलाइजिन, जी, राइट। हिमोलाइजिन टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं जिनका टारगेट रेड ब्लड सेल हैं। रेड ब्लड सेल्स है। शाबाश। नेक्स्ट उसके और बाद क्या था? ग्लूकोसाइडिन था।
ये टॉक्सिन जो है वाइट ब्लड सेल की को किल करता है, उसकी लाइसिस करा वाइट ब्लड सेल की लाइसिस कराता है। करता है, और ठीक है। अब थर्ड थर्ड पे TSST यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है। ये जो कि टॉक्सिन जो है ये डायजेशन। टॉक्सिक शॉक का बायस बनता है। थैंक यू रुबाब। तो 3 जी टॉक्सिन्स बताए। थैंक यू, आप माइक ऑफ कर लो। थैंक यू। रुबाब ने हमें 3 टॉक्सिन्स बताए हैं। हीमोलाइजीन्स, दीज आर टॉक्सिक प्रोटीन्स जो कि आरबीसीज को टारगेट करती हैं, एरिथ्रोसाइट्स को टारगेट करेंगी। सेकंड, ल्यूकोसाइडिन, ल्यूकोसाइट्स की डेथ का बायस बनती हैं, वाइट ब्लड सेल्स की को किल करती हैं, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाता है और सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स का नंबर लोअर हो जाता है। देन थर्ड टॉक्सिन TSST, जो कि एक्यूट और सीवियर केसेस में ये टॉक्सिन सिंथेसाइज होता है और इसकी वजह से टॉक्सिक शॉक पॉसिबल है। राइट जी, थैंक यू रुबाब। और नेक्स्ट है आसिया हयात। जी सर। जी बेटे, नेक्स्ट 2 टॉक्सिन्स और हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, आप जरा बताएंगे। सर हमने फूड में पढ़ा था, और अगर फूड में हो और इन्वायरमेंटल फेवरेबल हो तो बैक्टीरिया ग्रो करता है स्टोर्ड फूड में, और इंटेरोटॉक्सिन्स काज होते हैं। ये भी एक प्रोटीन है जिसकी वजह से। इंटेरोटॉक्सिन्स बेटे सिंथेसाइज होते हैं। जी सर, सिंथेसाइज होते हैं जिसकी शाबाश। वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। जिसकी वजह से नहीं, ऐसा फूड, शाबाश, आप जरा माइक ऑफ करो, लेट मी इलेबोरेट दिस। ऐसा फूड जिसमें एंटेरोटॉक्सिन्स प्रेजेंट हों और उसको अंडर कुक्ड फॉर्म में इंजेस्ट किया जाए। देखिए, सही तरह से कुकिंग ना की जाए, अक्सर लोग अंडर कुक्ड मीट यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, उनमें पैक्ड फूड में अगर ये टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं तो ऐसा फूड कंज्यूम करने से फूड पॉइजनिंग होती है। राइट, शाबाश। लास्ट वन, अनीला मकबूल। यस अनीला सर। बेटे। जी यस थैंक यू सर। बेटे। हाँ बताओ सर आप। हमने जो लास्ट हमने टॉक्सिन पढ़ा था वो एपिडर्मोलेटिक टॉक्सिन्स पढ़ा था, जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर होती है स्किन की, और ये उस पे प्रेजेंट होता है, उसकी लाइसिस करवाता है एपिडर्मिस की। राइट राइट, शाबाश। शाबाश अनिला। फिफ्थ टॉक्सिन जो हमने इस बैक्टीरिया का पढ़ा था, दैट इज एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन। ये स्किन की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस के सेल्स को टारगेट करता है, जिसकी वजह से स्किन पर डिस्कलरेशन अपीयर हो जाती है। ब्राइट कलर के, फेयर कलर के, जो उस इंडिविजुअल की स्किन का नेचुरल कलर होता है, उसके कंपैरिजन में स्लाइटली फेयर कलर के, ब्राइट कलर के, लाइट कलर के पैचेस डेवलप हो जाते हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है स्कैल्डर्ड बॉडी सिंड्रोम। राइट जी, ये तो था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा। और लास्ट टाइम एक बात और मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ड्यूरिंग ग्रोथ ये बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस टॉक्सिन्स तो बनाता ही है, लेकिन ये साथ में एंजाइम्स भी सिंथेसाइज करता है जो कि पैथोजेनिसिटी में, डिजीज काज करने में रोल प्ले करते हैं। 2 तरह के एंजाइम्स बनते हैं। एक टाइप के एंजाइम्स तो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए कुछ एंजाइम्स सिंथेसाइज किए जाते हैं। और इस तरह के एंजाइम्स ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया जो भी लिविंग टिश्यूज पे ग्रो करेंगे वो सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन के एंजाइम्स हैं वो, लाइक लाइपेजेस। लाइपेजेस लिपिड्स को एज न्यूट्रिशन यूज करने के लिए। सिमिलरली प्रोटीनेजेस प्रोटीन्स को एज न्यूट्रिशन यूज करने के लिए। न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड को न्यूट्रिशन यूज करने के लिए।
हायालुरानिडेजेस ये एंजाइम्स टारगेट करते हैं हमारे टिश्यूज के सेल्स के दरमियान एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है हायालुरानिक एसिड। इस सीमेंटिंग मटेरियल की वजह से सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। With the help of hyaluronidase enzyme, Staphylococcus aureus सेल्स की डिसइंटीग्रेशन काज करता है, सेल्स को टिश्यूज से अलहदा कर देता है और फिर उनको किल करके एज न्यूट्रिशन यूज कर जाता है। तो ये तो रूटीन के एंजाइम्स हैं जो बहुत से बैक्टीरिया जब लिविंग टिश्यू पे अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारे सिस्टम्स में ग्रो करना शुरू करते हैं, तो रूटीन में अक्सर बैक्टीरिया इस तरह के एंजाइम्स सिंथेसाइज करते हैं ताकि लिविंग टिश्यू को, हमारी बॉडी के सेल्स को एज न्यूट्रिशन यूज कर सकें। स्टेफिलोकोकस ऑरियस के कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, पर्टिकुलरली 2 एंजाइम इसके पास इस तरह के मौजूद हैं जो ह्यूमन में डैमेज काज करते हैं। तो फिर वो ह्यूमन में डिजीज को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। 2 एंजाइम्स हैं इस तरह के। एक एंजाइम का नेम है स्टेफिलोकाइनेज। स्टेफिलो का वर्ड स्टेफिलोकोकस से लिया गया है, डेफिनेटली। काइनेज, ये एंजाइम क्या करता है? आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, हीलिंग ऑफ वुंड्स का पढ़ा होगा कि अगर हमारी बॉडी पे वुंड्स आ जाएं, रीजन कोई भी हो, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वुंड आ जाए या सर्जरी के रिजल्ट में वुंड आ जाए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी वुंड आता है ब्लड ऊज आउट होता है और ब्लड ऊज आउट होने के बाद, निकलने के बाद, वहां पर वुंडेड सरफेस पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है और ये क्लॉट बनता है ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। एक्चुअली फिब्रिन के लिए ही क्लॉट का वर्ड यूज किया जाता है। और जब तक वुंडेड सरफेस पे क्लॉट न बने, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। हीलिंग के प्रोसेस में, वुंड की हीलिंग के प्रोसेस में क्लॉट फॉर्मेशन बेसिक स्टेप है। अगर ड्यूरिंग क्लॉट फॉर्मेशन स्टेफिलोकोकस ऑरियस उस क्लॉट में ट्रैप हो जाए और जिंदा बच जाए, फिर ये ग्रो करेगा और देन ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये बैक्टीरिया स्टेफिलोकाइनेज एंजाइम बना देता है और स्टेफिलोकाइनेज एंजाइम इस क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा, क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा तो वुंडेड सरफेस से दोबारा से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इन दिस वे, पर चांस अगर सर्जरी करवाई हो और वहां पर स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन काज कर दे या हमारी बॉडी पे कोई वुंड आया हो और वहां पे स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन काज कर दे, तो जब तक इस स्टेफिलोकोकस ऑरियस को वहां से एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये हमारे वुंड्स को हील नहीं होने देगा और आहिस्ता आहिस्ता वो वुंड्स फिर गैंग्रीनस वुंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसका टिपिकल फीचर है कि ये ह्यूमन के वुंड्स को कन्वर्ट कर सकता है इनटू गैंग्रीन। अब गैंग्रीन क्या चीज होती है? गैंग्रीन में डेड नेक्रोज टिश्यू होता है और ऐसे वुंड्स आसानी से हील नहीं होते, ऐसे वुंड्स ठीक नहीं होते और ये बढ़ते जाएंगे अगर इनका प्रॉपर केयर नहीं की जाएगी, प्रॉपर वे से इनको हैंडल नहीं किया जाएगा,
तो फिर ये वुंड्स ठीक नहीं होंगे और स्लोली ये बढ़ते जाएंगे और इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि हमारे बॉडी के टिश्यूज को पॉसिबल है अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे एम्पुटेट करना पड़ जाता है। आपको वहाँ से डेड नेक्रोज टिश्यू कट करना पड़ेगा और फिर एक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वो क्लिनिकल केस इसको फेस करेगा। एक एंजाइम तो ये है कि स्टेफलोकाइनेज वुंड्स की हीलिंग के प्रोसेस को डिले कर देता है। डिले इसलिए होता है कि जो क्लॉट बनता है उसको स्टेफलोकाइनेज की मदद से डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक एंजाइम है स्टेफलोकोकस ऑरियस का जो कि डिजीज को प्रोग्रेस करने में असिस्ट करता है। लास्ट पैथोजेनिसिटी के रेफरेंस से एक एंजाइम, ये बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक है, बल्कि इस एंजाइम को पैथोजेनिसिटी का इंडिकेटर कंसीडर किया जाता है, जिसकी मैं अभी बात करने लगा हूं। एंड दैट एंजाइम इज कोएगुलेज। कोएगुलेशन से ये वर्ड लिया गया है। और कोएगुलेशन आप सारे जानते हैं कि कोएगुलेशन प्रोटीन्स की होती है। जब स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारे सिस्टम्स में डिजीज इसने काज की हो, अभी तक हम इसके पैथोजेनेसिटी के टॉक्सिन्स को स्टडी कर चुके हैं। हीमोलाइजीन है, ल्यूकोसाइडिन है, टीएसएसटी है, एपिडर्मोलिटिक है। आप जिस भी टॉक्सिन की बात करें वो टॉक्सिन एक काम कर रहा है कि स्पेसिफिक सेल्स को किल कर रहे हैं। और जब सेल्स की डेथ होती है किसी ऑर्गन में तो इंटरनल इंजरीज आती हैं, हेमरेजेस आते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये कोएगुलेज एंजाइम भी प्रेजेंट हो जो कि पैथोजेनिक स्ट्रेन सिंथेसाइज करते हैं, तो इंटरनल हेमरेजेस के रिजल्ट में जो प्रोटीन्स होती हैं ब्लड में, उनकी कोएगुलेशन ये काज कर देता है। और सम टाइम कोएगुलेशन जो ब्लड वेसल्स की सबसे एंड पे एक्सटेंशन हैं, कैपिलरीज कहा जाता है इन्हें, अगर वहां पे हेमरेजेस हों और वहां पे कोएगुलेज एंजाइम उन कैपिलरीज को ब्लॉक कर दे एज अ रिजल्ट ऑफ कोएगुलेशन, तो फिर डिस्टेंट पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि जब एज अ रिजल्ट ऑफ एम्बोलाई, एज अ रिजल्ट ऑफ हिंड्रेंस इन द ब्लड सप्लाई, तो जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनकी ब्लड सप्लाई रुक सकती है इसकी वजह से। और जब ब्लड सप्लाई रुक जाए तो फिर जो टिश्यू है स्लोली वो रिग्रेशन होती है उसकी, और जब उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो वो नेक्रोसिस की तरफ जाता है। तो ये दोनों एंजाइम्स मिलके स्टेफलोकाइनेज एक्सटर्नल साइड से और कोएगुलेज इंटरनल साइड से, ये दोनों एंजाइम्स इन कॉम्बिनेशन अगर काम कर रहे हों तो ये हमारे वुंड्स को, हमारे टिश्यूज को नेक्रोसिस की तरफ लेके जाते हैं, डेथ काज करते हैं टिश्यू की और गैंग्रीन में कन्वर्ट करते हैं। रेडी, ये हमारा टॉपिक था। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टेफ ऑरियस की मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टेफ ऑरियस का हैबिटेट क्या है, और कैसे ये अपॉर्चुनिस्टिक में कन्वर्ट होके डिजीज काज करता है, और डिजीज काज करने के लिए इसके पास कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं और कौन से एंजाइम्स हैं जो इसको डिजीज काज करने में रोल प्ले करते हैं।
अब डिजीजेस इसकी वजह से कौन सी होती हैं? स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से। शायद ही कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा हो जिसमें स्टेफिलोकोकस की वजह से डिजीज ना आई हो। अब एक चीज को नोट करें कि इसके टॉक्सिन्स कर क्या रहे हैं। इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स सेल्स को टिश्यूज से अलहदा करते हैं और किल कर देते हैं। मैं इसको रिपीट करूं, अगर सारे टॉक्सिन्स पे आप गौर करो कि तमाम के तमाम टॉक्सिन्स जो कि स्टेफिलोकोकस सिंथेसाइज कर रहे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन, वो तो फूड पॉइजनिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। सारे टॉक्सिन्स का टारगेट सेल्स हैं, कि वो सेल्स को उनके टिश्यू से, उनके ऑर्गन से डेस्कोमेट करते हैं, अलहदा करते हैं, डिटैच करते हैं और फिर सेल की डेथ काज करते हैं। बॉडी के अंदर जहां भी इंजरी होती है, इंजरी, इसको डैमेज को इंजरी का नाम दिया जाता है। जहां भी डैमेज होगा, हमारे इम्यूनिटी के सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स वहां रश करके जाएंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स रश करके इंजर्ड साइट पे पहुंचेंगे ताकि इंजर्ड सेल्स को और इंजरी काज करने वाले एलिमेंट को वहां से रिमूव किया जा सके। इन दोनों को अगर कंबाइन करें कि एक तो हमारे बॉडी के सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एट द साइट ऑफ इंजरी रश करके जा रहे हैं, गैदर होंगे वहां पे। सेकेंड, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के टॉक्सिन सेल्स की डेथ काज करते जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट जहां पर भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस होगा, डिजीज काज कर रहा होगा, वो ये बैक्टीरिया वहां पे पायोजेनिक इंफेक्शन काज करेगा, पायोजेनिक इंफेक्शन, और ग्रेन्युलोसाइट्स भी वहां पर प्रेजेंट है। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के इंफेक्शंस के लिए, डिजीजेस के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है कि स्टेफ ऑरियस जिस सिस्टम में जाए, ये वहां पर पायो ग्रेन्युलोमेटस इंफेक्शन काज करता है। ये वर्ड आपने याद रखना है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस पायो ग्रेन्युलोमेटस इंफेक्शन काज करता है, यानी कि ये वो इंफेक्शन होगा जहां पे पस बनेगी प्लस ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। अब पस क्या चीज है? पस एक ऐसा मटेरियल है जिसमें, मैं पस के कंपोनेंट्स बताने लगा हूं, ये आप नोट कर लें, अपने पास लिख लें सारे बच्चे, क्योंकि पस फॉर्मेशन बहुत से बैक्टीरिया में होती है। पस इज अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल डेब्रिस, लाइव बैक्टीरिया, cellular debris and cells of our system, our tissues, our से मुराद है ह्यूमन। ये इन चार चीजों के मिक्सचर को पस कहा जाता है। और स्टेफ ऑरियस हमेशा पायो ग्रेन्युलोमेटस इंफेक्शन काज करता है कि जहां भी इंफेक्शन काज करेगा वहां पर पस फॉर्मेशन होगी और वहां पर ग्रेन्युलोसाइट्स भी होंगे। और एक और बात नोट कर लें, इसकी वजह से जो पस फॉर्मेशन होती है उसका कलर येलो कलर होता है उसका। लेटर ऑन दूसरे बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहां भी कलर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेट तो नहीं होता कि यहाँ से हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकें, बट हमें थोड़ी सी इंडिकेशन मिल जाती है कि येलो कलर्ड की अगर पस है तो कौन सा बैक्टीरिया पॉसिबल है। जी बच्चों, यहाँ तक कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? तालिया सुल्तान, बेटे आप अवेलेबल हो? तालिया सुल्तान, यस सर।
ओके ओके ओके, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें अभी जो हमने पढ़ा है। तालिया। एक्सक्यूज मी सर, मुझे मतलब अभी सही से समझ नहीं है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है, तो अभी मैं खुद इट्स समझ ओके, रही हूँ, तो सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके, आई थैंक एम यू सो बेटे। लेकिन सॉरी। थोड़ा सा अभी यहाँ से ऑनवर्ड जरा आप पढ़ोगे, मैं दोबारा से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? ओके सर, आप ओके माइक सर, ऑफ कर लो। थैंक यू, थैंक यू। ओके। ओके, शजिया सिद्दीक। शजिया सिद्दीक। शजिया बेटे, आप अपना माइक ऑन करो। जी सर। हाँ जी बेटे, आज जो हमने डिस्कस किया है वो थोड़ा सा आप बताएं, फिर मैं आपके साथ प्रेजेंट मौजूद हूँ, मैं उसको एलेबरेट करूंगा अगर कहीं से गलती हो जाती है। जी बेटे, आज हमने एंजाइम्स से स्टार्ट किया है, तो पहला एंजाइम कौन सा है? इससे हमने लाइपेजेस से स्टार्ट किया है कि ये प्रोटीन अच्छा एंजाइम्स हैं। अच्छा, रूटीन बेटे, रूटीन के एंजाइम छोड़ दें, वो तो थोड़ी सी डिस्कशन में आपसे एक्स्ट्रा करता हूँ। ये सारे बैक्टीरिया में कॉमन हैं, लाइपेजेस, प्रोटीनेजेस, हाइलुरानिडेजेस, न्यूक्लिएजेस, ये रूटीन के एंजाइम्स हैं। दो स्पेसिफिक एंजाइम मैंने आपसे डिस्कस किए, एंड वन ऑफ देम इज। सर स्टेफलोकाइनेज हमने पढ़ा है। जी शाबाश, स्टेफ्लोकाइनेज है, क्या करता है ये? सर ये डिले करता है वुंड हीलिंग प्रोसेस को। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी आपने कि ये वुंड्स की हीलिंग को डिले करता है। थैंक यू बेटे। एंड सेकंड एंजाइम कौन सा है? सर कोआगुलेज होता है। कोएगुलेज है। कोएगुलेज क्या करता है? सर ये मतलब ये जो कोagulation होती है प्रोटीन की उसको कम करता है, और इसकी वजह ना से ना, जो है hemorrhage प्रोटीन पर कम नहीं करता बेटे, ये प्रोटीन्स की कोएगुलेशन काज करता है, दैट्स व्हाई इसका नेम कोएगुलेज है। और सॉरी। ड्यू टू कोएगुलम फॉर्मेशन चांसेस आर देयर कि ब्लड सप्लाई लिटल और ज्यादा टिश्यू की ब्लड सप्लाई हिंडर हो। थैंक यू बेटे, शाबाश। और एक तीसरी चीज जो मैंने डिस्कस की है, आई वुड लाइक, शदिया आप माइक ऑफ करो, शुक्रिया। फातिमा नवाज। जी फातिमा नवाज, बेटे आप अवेलेबल हो तो माइक ऑन करो। फातिमा नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। एक जो स्पेसिफिक करेक्टर मैंने कुछ 6-7 दफा बताया कि जहां भी स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन काज करेगा वहां पे दो काम होते हैं। कैन यू एन्यूमरेट? सर सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, बिल्कुल इट्स ओके, तो मैं इट्स इस ओके, इट्स ओके, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड आपको हाजिर रहना है। थैंक यू। आप अपना यस माइक ऑन यस। कर लें, माइक ऑफ कर लें। थैंक यू। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि जहां भी स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन काज करेगा, इसके टॉक्सिन्स सेल्स को टिश्यू से अलहदा करेंगे और उन सेल्स की डेथ काज करेंगे। प्लस जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, स्पेशली ग्रेन्युलोसाइट्स, जिधर भी डैमेज हो रहा होता है वो रश करते हैं और वहां पे पहुंचते हैं। एज अ रिजल्ट स्टेफ ऑरियस की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं वो पायो ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन है। पायो, PYO, ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन, कि वहां पर पस फॉर्मेशन होगी और ग्रेन्युलोसाइट्स मौजूद होंगे। अब इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो ह्यूमन में होती। तो सबसे पहले स्किन के रेफरेंस से जो सबसे फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं स्किन के स्टेफ ऑरियस की वजह से, वो कार्बंकल्स हैं, और इनके लिए फ्यूरंकल्स का वर्ड भी यूज किया जाता है। कार्बंकल्स स्पेशली ये फेस पे बनते हैं, स्पेशली बॉडी के दूसरे पार्ट पे भी बन सकते हैं, लेकिन स्पेशली चेहरे पे बनते हैं। और उन लोगों में कार्बंकल्स बनने का रेट ज्यादा होगा जिनमें फेस पे, स्किन पे
माइक्रो इंजरीज का रेट ज्यादा है। ये अक्सर लोगों में कार्बंकल्स बनना तब शुरू होते हैं जब वो लोग अपनी स्किन की केयर करना शुरू करते हैं। मसलन मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करने के लिए कि रीजंस क्या बन सकती हैं। फेस पे, कुछ लोगों के फेस पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हेयर की प्लकिंग करवाते हैं और प्लकिंग के रिजल्ट में वुंड्स आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लीच यूज करते हैं अपने कलर को फेयर करने के लिए, इरिटेंट है, उसके रिजल्ट में फेस पे वुंड्स आ सकते हैं। कोई ऐसी ऑइंटमेंट, इमल्शन, क्रीम, ये जो ब्यूटी क्रीम्स वगैरह यूज की जाती हैं, अगर उनमें कोई केमिकल ऐसा मौजूद है जो फेस पे इंजरी का बायस बन सकता है, तो उनमें भी कार्बंकल्स के बनने का रेट बढ़ जाएगा। इनके फेस के ऊपर माइक्रो इंजरीज के रिजल्ट में चांसेस होते हैं कि स्टेफ ऑरियस उन वुंड्स को इन्फेक्ट कर दे और उसके रिजल्ट में कार्बंकल्स बनते हैं। समटाइम्स माइक्रो एब्सेस बनती है, माइक्रो एब्सेस, छोटी छोटी एब्सेस। अब एब्सेस किसको कहते हैं? ये ऐसी पस कंटेनिंग कैविटी है जो क्लोज होती है। अब मैं आम जुबान में अपनी और आप लोगों की आम जो जुबान है, उर्दू पंजाबी, उसमें अगर बात करूं तो ये जो चेहरे पे आप लोगों के कील बन जाते हैं, येलो कलर के पिंपल्स बनते हैं, येलो कलर के जो पिंपल्स बनते हैं, जिनमें येलो कलर की पस फॉर्मेशन हो जाती है, ये छोटे स्मॉल साइज के पिंपल्स भी होते हैं और समटाइम्स इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अक्सर अक्सर इसको कंसीडर किया जाता है कि ग्रोइंग एज है तो इसलिए बन रहे हैं, और नहीं बाबा, ये ग्रोइंग एज की वजह से नहीं बनते हैं। अगर ग्रोइंग एज की वजह से बन रहे हो तो फिर तो सब में बनने चाहिए। ये उन लोगों में बनते हैं जिनके फेस पे, जिनकी स्किन थोड़ी सी डेलिकेट स्किन होती है और उनके फेस पे माइक्रो इंजरीज आ जाती हैं, और वहां पे स्टेफ और ये अगर इन्फेक्ट कर जाए तो फिर ये कंडीशन बनती है कि कार्बंकल्स भी निकलते हैं, प्यूरंकल्स भी निकलते हैं और माइक्रो एब्सेस फॉर्मेशन भी होती है। और जैसा मैंने बताया कि स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन काज करेगा तो इसने क्या करना है, इसने उस टिश्यू के सेल्स की डेथ काज करनी है। यही रीजन है कि जब स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन खत्म होता है तो हमारी स्किन के ऊपर डिप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि स्किन की जो रीजनरेशन पावर है वो कम है, और अगर अंडरलाइंग मस्कुलेचर भी डिस्ट्रॉय हो रही है तो फिर ये डिप्रेशन थोड़ा सा प्रोमिनेंट होते हैं। तो इन टाइम अगर स्टेफ ऑरियस के इन्फेक्शन को स्टॉप कर लिया जाए तो कार्बंकल्स बनने का रेट, फ्यूरंकल्स बनने का रेट, माइक्रो एब्सेस फॉर्मेशन का रेट, और समटाइम्स बड़ी एब्सेस बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि फोड़े निकल आए हैं, या इस टाइप की चीज पंजाबी में वर्ड यूज किया जाता है। थोड़ा लार्ज साइज की एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। एक तो स्किन के ऊपर ये इन्फेक्शन होंगे इसकी वजह से। दूसरी टाइप के इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये बैक्टीरिया चला जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर बैक्टीरिया चला जाता है तो निमोनिया हो जाएगा इसकी वजह से, बैक्टीरियल निमोनिया। और स्टेफिलोकोकस ऑरियस के केस में जो कफ आउट आएगा, जो स्पूटम निकलता है, वो थिक होता है। थिक क्यों होगा? क्योंकि स्टेफ में पायोजेनिक इन्फेक्शन काज कर, और वहां पर ग्रेन्युलोसाइट्स भी रश करके आएंगे। येलो कलर्ड थिक स्पूटम निकलता है अगर निमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से है। सिमिलरली ये ईयर्स का इन्फेक्शन काज कर सकता है, कान का इन्फेक्शन,
ईयर मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जो पस निकलती है वो थिक होती है और येलो कलर्ड होती है। सिमिलरली ये दूसरे सिस्टम्स का इन्फेक्शन भी इसी तरह से काज करता है। यूरोजेनिटल सिस्टम का इन्फेक्शन भी काज करता है। अगर किसी क्लिनिकल केस ने सर्जरी करवाई है या उसमें कोई ऐसा मेडिकल इशू है कि वो चल फिर नहीं सकता, बेड पे रहना जरूरी है उसके लिए, तो टू असिस्ट यूरिन कैथीटर्स पास किए जाते हैं। और कैथीटर्स जब पास करते हैं तो ये एक खुली दावत होती है उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कि ये क्लिनिकल केस अंडर इम्यूनोसुप्रेशन है और इंजरीज भी प्रेजेंट हैं। पर चांस स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन काज कर दे तो यूरोजेनिटल सिस्टम से भी पस जो है वो डिस्चार्ज होती है जिसका कलर येलो होता है। इन और अदर इन्फेक्शंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गैंग्रीनस वुंड काज कर देता है, फूड पॉइजनिंग काज कर देता है, स्कैल्डर्ड स्किन सिंड्रोम काज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करता है। राइट बच्चों, आप यहाँ तक कुछ पूछना चाहें? इन शॉर्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस किसी भी सिस्टम में जा सकता है जो जहां पर स्किन मौजूद है या म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, वहां से एंटर होके ये ब्लड में भी जा सकता है। और जितने भी ये इन्फेक्शन काज करेगा वहां पर पस फॉर्मेशन होगी, पायोग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन काज करेगा। राइट बच्चों, कुछ आप पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें यहाँ तक? और अभी तक हमने डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, हैबिटेट ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और किस तरह ये अपॉर्चुनिस्टिक में कन्वर्ट होकर डिजीज काज करता है, और डिजीज काज करने के लिए इसके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके टॉक्सिन्स को डिस्कस किया है, इसके एंजाइम्स को डिस्कस किया है, और उसके बाद किस तरह के इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होते हैं। राइट बच्चों, कुछ पूछना? ये पहला बैक्टीरिया इसलिए मैं बहुत स्लो और बार बार चीज़ों को रिपीट करके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप पहले एक दो बैक्टीरिया इस पैटर्न पे पढ़ लेंगे तो बाद में जो बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे वहाँ पे स्पीड हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और आप आसानी से उन्हें अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अभी इस बैक्टीरिया को एंड करने के लिए मैं एक 10-15 मिनट मजीद लूँगा। आप क्वेश्चन करना चाहें, आप कोई सवाल करना चाहें, यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। सर पस कंपोजिशन को रिपीट कर दें काइंडली। Pus is a mixture of dead bacteria, live bacteria, dead cells of the tissue and live cells of the tissue। यानी कि जो क्लिनिकल केस है उसकी बॉडी के सेल्स डेड सेल्स को कहते हैं सेलुलर डेब्रिस, और लाइव सेल्स ग्रेन्युलोसाइट। और जो बैक्टीरिया, जाहिर है सारे के सारे बैक्टीरिया तो जिंदा नहीं रहते, कुछ मरेंगे कुछ जिंदा रहेंगे। तो बैक्टीरियल डेब्रिस और नो डाउट उसमें लाइव बैक्टीरिया भी प्रेजेंट। ये जो मिक्सचर है इसे पस कहा जाता है। सर माइक्रो एब्सिस फॉर्मेशन का फिर से बता दें। माइक्रो एब्सेस फॉर्मेशन बेटे फेस के ऊपर छोटी एब्सेस माइक्रो एब्सेस के उसका साइज बड़ा नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं, ये फेस के ऊपर येलो कलर के आपके फेस पे ना पिंपल्स बनते हैं, और जब थोड़ा सा वो ओल्ड हो जाए तो उसमें येलो कलर की पस पड़ जाती है। उसको अगर आप ऐसे फिंगर से भी टच करें तो वो रप्चर हो जाते हैं, वो माइक्रो एब्सेस है। कार्बंकल्स जिनको आप कील कहते हैं, कील मुहासे नहीं कहते, अब कील मुहासे बन गए, 2000 कार्बंकल्स एंड फ्यूरंकल्स, और थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाए
तो वो माइक्रो एब्सेस है। अगर ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर उसको एब्सेस, डीप एब्सेस कहते हैं। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें, आप कोई सवाल करना चाहें? ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो कंडीशंस मैंने पढ़ाई हैं, अभी तो हम पहला बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। इसी तरह की कंडीशंस और भी बैक्टीरिया हैं जिनमें इस तरह की कंडीशंस बनेंगी, तो फिर हमें डायग्नोज करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं ह्यूमन में, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये किस बैक्टीरिया की वजह से है। नो डाउट इस सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, डॉक्टर, अगर मैं बोल नहीं रहा तो मेरे साथ ये कोर्स पढ़ा रहे हैं डॉक्टर सुलेमान। आपका राब्ता हो गया होगा उनसे। जी बच्चों, आपने प्रैक्टिकल के टीचर से कांटेक्ट कर लिया है? यस यस सर। ओके, तो डिटेल में ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, ये तो आपके प्रैक्टिकल में वो आपको बताएंगे कि टेस्ट परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है। टू मी, मैं आपको एक फ्लो बताता हूँ कि किस तरह से आप स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नंबर वन डायग्नोसिस के लिए जो काम किया जाता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों में, एनिमल्स में भी वैसे ऐसे ही करते हैं, लेकिन ह्यूमन में ये वेल डिफाइंड है पैटर्न डायग्नोसिस का। तो नंबर वन काम तो किया जाता है कि हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री, जब भी आप किसी फिजिशियन को विजिट करें, हॉस्पिटल को विजिट करें, तो आपसे फिजिशियन डिजीज की हिस्ट्री पूछता है, कुछ क्वेश्चंस आपसे वो पूछता है। ये तमाम केसेस में इसी तरह से यहीं से स्टार्ट होता है। आपका नेम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी एज क्या है, आपकी सेक्स क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपको हुआ क्या था, ये असल क्वेश्चन है कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, फिर आप अपना प्रॉब्लम उसे बताते हैं। तो हिस्ट्री ली जाती है। फिजिशियन थोड़ा सा अंदाजा लगाता है, सस्पेक्ट करता है हिस्ट्री की बेस पे कि क्लिनिकल केस को किस टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरे नंबर पे हिस्ट्री लेने के बाद वो एंटी मॉर्टम एग्जामिनेशन करता है। हम ह्यूमन में इसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन का नाम दे सकते हैं, साइंटिफिकली इसे कहा जाता है एंटी मॉर्टम एग्जामिनेशन। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में उसने आपकी बॉडी के सिस्टम्स के पैरामीटर्स को नोट करना है कि वो नॉर्मल है या उनमें कोई डेविएशन प्रेजेंट है। लाइक वो आपका टेम्परेचर लेता है, वो आपका पल्स रेट चेक करता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, ये पैरामीटर्स हैं। रेस्पिरेटरी रेट चेक करता है। सिस्टम्स के मुताबिक ये पैरामीटर्स वो ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन फिजिशियन लेगा। और अगर आप में एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो फिर वो इनको ऑब्जर्व करता है। अब स्टेफिलोकोकस ऑरियस में साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? एब्सेस फॉर्मेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो पायोग्रेनुलोमेटस मटेरियल, यूटीआई इन्फेक्शन है तो अगेन पस कंटेनिंग मटेरियल, ईयर्स का इन्फेक्शन है तो पस कंटेनिंग मटेरियल, पस फॉर्मेशन है जिस जगह पर भी इन्फेक्शन है, दैट विल बी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब उसे पता चलता है फिजिशियन को कि ये तो पायोग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन है, और पायोग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अब जरूरी हो जाता है कि वो बैक्टीरिया कौन सा है। अगर पता चल जाए कि बैक्टीरिया कौन सा है, तो फिर ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। फॉर दैट पर्पस उस फिजिशियन को लेबोरेटरी की हेल्प चाहिए होगी। लैब से उसको डायग्नोसिस करवाना होगा, उसको ये पता करवाना होगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। और ये पता करने के लिए सबसे पहला काम जो किया जाएगा, दैट विल बी एप्रोप्रिएट सैंपल कलेक्शन।
कि सैंपल कौन सा कलेक्ट किया जाए। अब हम सारे इन्फेक्शंस पढ़ चुके हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या सैंपल्स पॉसिबल हैं जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस में लिए जा सकते हैं। राइट जी, रुबाब शरीफ, बेटे आप अवेलेबल हो? यस सर। जी बेटे आप बताएं जरा क्या सैंपल ले सकते हैं हम। सर इसके सैंपल हम वाउंड जो होगा उससे ले सकते हैं। शाबाश। अगर ओपन वूंड है तो हम स्वैब ले सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड कॉटन स्वैब से हम वहां से सैंपल कलेक्ट कर लें। शाबाश। और अगर एब्सेस है तो फिर आप पस ले सकते हैं, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है तो आपका सैंपल होगा स्पूटम, और अगर ये बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट है तो आपका सैंपल होगा ब्लड। राइट, तो जहां पर इन्फेक्शन मौजूद है वहां से आप सैंपल, अप्रोप्रिएट सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा, उसको लैब में भेज देंगे, और लेबोरेटरी में पहला काम, सबसे पहला काम जो इस सैंपल के साथ किया जाएगा कि माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। उसके लिए आपको स्मीयर बनाना होगा, और सस्पेक्टेड बैक्टीरिया के रेफरेंस से स्मीयर बनाएं, ग्राम स्टेनिंग करें, या फंडामेंटल जो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन क्लस्टर्स नजर आए, क्या करेंगे, सैंपल से स्मीयर बनाएं, ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करें, माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करें। इफ मॉर्फोलॉजी इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन क्लस्टर्स, तो ये स्टेफिलोकोकस है। अब नेक्स्ट, कि ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस है या कि स्टेफ की कोई और स्पीशी है। फॉर दैट पर्पस आपको बैक्टीरिया कल्चर करना होगा। कल्चर करने के लिए आप इसके लिए मीडिया यूज करेंगे। आप ऑलरेडी वाकिफ है मीडिया से, तो जो स्टेफ के लिए मीडिया यूज किए जाते हैं मैं उनके नेम्स बताऊंगा, आप वो नोट कर लें, और फर्दर डिटेल्स आप प्रैक्टिकल में स्टडी करेंगे। आप इसको न्यूट्रिएंट एगर पे कल्चर कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है कि ब्लड एगर यूज कर लें, और इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया है स्टेफ 110, स्टेफ 110, स्टेफिलोकोकस से स्टेफ 110। और ज्यादा जो मीडिया यूज किया जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस को कल्चर करने के लिए, दैट इज मैनिटोल साल्ट एगर। अब ये नेम आपको याद रहना चाहिए, थ्योरी के लिए भी, प्रैक्टिकल के लिए तो आपको ज्यादा मीडिया के नेम्स आने चाहिए। फॉर मी दैट विल बी एनफ के सिलेक्टिव मीडिया फॉर स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सिलेक्टिव भी है एज वेल एज डिफरेंशियल भी है, दैट इज मैनिटोल साल्ट एगर। इसके ऊपर जब स्टेफ ऑरियस ग्रो करता है तो मीडिया का कलर येलो हो जाता है। ये चीज आपको थ्योरी के रेफरेंस से याद रहनी चाहिए कि जब आप मैनिटोल साल्ट एगर पे ग्रो करें, कल्चर करें, इफ बैक्टीरिया इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, तो मीडियम का कलर येलो हो जाएगा। अगर कोई और स्टेफ की स्पीशी है तो फिर मीडियम का कलर येलो नहीं होता, वो पिंक हो जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। सीरोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इसमें परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि अक्सर लोगों में स्टेफ ऑरियस के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, रिकवर होने के बाद भी प्रेजेंट होती हैं। कोई सीवियर इन्फेक्शन नहीं है तो भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये जो आप सीरोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल टेस्टों से मेरी मुराद है, लाइक आप टेस्ट परफॉर्म करवाते होंगे, अलाइजा से आप सारे लोग वाकिफ होंगे, एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस में सीरोलॉजिकल टेस्ट प्रेफर नहीं किए जाते।
इसके अलावा बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म होते हैं, काफी सारे बायोकेमिकल टेस्ट हैं, प्रैक्टिकल के रेफरेंस से जरूर इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे लिए सिर्फ 2 टेस्ट हैं। कैटालेज टेस्ट इसका पॉजिटिव होना चाहिए, कोएगुलेज टेस्ट इसका पॉजिटिव होना चाहिए। मैं रिपीट करूं, अगर डायग्नोसिस को तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसके डायग्नोसिस में। इसकी माइक्रोस्कोपिक मार्फोलॉजी, ग्राम पॉजिटिव, कोकाई, अरेंज्ड इन क्लस्टर, नंबर 1। नंबर 2, कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव हो। कैटालेज टेस्ट, कैटालेज एक एंजाइम है, कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव हो। कोएगुलेज टेस्ट भी पॉजिटिव हो। और मैनिटोल साल्ट एगर पे जब इसे कल्चर करें तो मीडिया का कलर येलो हो जाए। ये 4 चीजें मोर देन एनफ हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस को आइडेंटिफाई करने के लिए। आजकल लेटेस्ट ईरा है, अगर आपने सही सैंपल कलेक्ट किया है, नेचुरल इनहेबिटेंट को सैंपल में नहीं लिया, डिजीज के एक्यूरेट लीजन से सैंपल कलेक्ट किया, तो नो डाउट आप पीसीआर परफॉर्म कर सकते हैं। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कई सवाल करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें? जी स्टूडेंट्स, आप कुछ पूछना चाहें? ओके, तो लास्ट वर्ड, इस बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट करने से पहले, क्योंकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक लंबी रेंज है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की जिनको स्टेफिलोकोकस ऑरियस रेजिस्ट करता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेफ ऑरियस अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जिनको ये रेजिस्ट करता है। तो ब्लाइंड ट्रीटमेंट मत करवाएं, इस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करें। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, इसको पहले टेस्ट करवाएं कि ये किस एंटीबायोटिक को, किस एंटीबैक्टीरियल को रेस्पॉन्ड करता है। तो जो एंटीबायोटिक इन विट्रो टेस्ट में इस बैक्टीरिया को किल करे, उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करें, और इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। विद दिस हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इस बैक्टीरिया पे जितनी इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो मैं कर चुका हूँ, और कमिंग क्लास में हम इसको सम अप करेंगे और नेक्स्ट बैक्टीरिया को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू टाइम फॉर क्वेश्चंस इन कमिंग क्लास। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का और अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ख्याल करें, उनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। So